नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने लेकर के आया हूँ एनालाइजर ऐप का CGSI का टेस्ट सीरीज, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों का कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवाना है। तो एक्सप्लेनेशन कम और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो उस पर हम फोकस करते हैं। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो आप सब जानते हैं, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। चलिए इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार किया है डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। तो याद रखिए, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। ये भी पूछ लेता है कि चार्ल्स बेबेज ने किसका निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, जिसको हम पहले कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बोलेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली सब काम को परफॉर्म कर पा रहे थे, वो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। क्योंकि एनालिटिकल इंजन था, उसमें बहुत सारे हिस्से मैकेनिकल थे, मतलब यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में नहीं आता है जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो दोनों के बीच आपको अंतर पता चल गया होगा, जैसे मैंने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो देखते हैं कहाँ विकसित किया गया। ब्रिटेन में विकसित किया, एकदम जायज़ सी बात है। इसके विषय में एक रोचक तथ्य कहानी सुनाता हूँ मैं। वर्ल्ड वॉर का समय है, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था और जर्मनी जब आक्रमण कर रहा था ब्रिटेन पे और पूरे कब्जा करने की स्थिति में आ गया था, वो कमज़ोर पड़ गया था, पूरे ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर पड़ रही थी। वर्ल्ड वार द्वितीय की समय की शायद ये बात, हाँ वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार टू या वर्ल्ड वार फर्स्ट, वो एग्जैक्ट वो छोड़ दीजिए, बस वर्ल्ड वार का रोचक कहानी याद रखिए कि वर्ल्ड वार के समय में जब जर्मनी हावी होते जा रहा था, तो क्यों होते जा रहा था, तो उनके जो सिग्नल वो अपने जितने बेस पे पहुंचा था जर्मनी, उनके लैंग्वेज की वजह से या उनके जो सिग्नल थे या उनके जो कोडिंग किया जाता है उसको पकड़ नहीं पा रहा था ब्रिटेन, तो उनका तोड़ नहीं निकाल पाता था। तो उस समय ही ब्रिटेन ने अपने कंट्री में जितने भी विद्वान लोग थे उनको सबको ऑफर दिया कि आप लोग आइए। जब उनका टेस्टिंग लिया, वहाँ से लोगों को निकाला, उनमें जो सबसे बेस्ट लोग थे उनको मिला करके बोला कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे हम उनके कोड को डिकोड कर सके और हमको उनके बारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से जानकारी मिल जाए। तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए, करते करते एक मशीन का निर्माण किया। मशीन बहुत बार फेल होते गई। उनके जो मुख्य निर्माण करता थे, वो लास्ट तक यकीन रखे थे कि नहीं, मेरे मशीन सही है और एक दिन ये रीडिंग देगा, कुछ थोड़ी बहुत चूक हो रही है। तो थोड़ी सी अचानक से एक दिन वो गुस्से में उसको हल्का सा ठेस पहुंचाते हैं, मारते हैं, और वो मशीन का जो व्हील पहिया मोटर होता है जो सही जगह फिक्स नहीं हुआ रहता है, वो उसके वजह से सही जगह फिक्स हो जाता है और सही में उनका जो जर्मनी का जो डाटा रहता है वो इधर रिकॉर्ड होकर के मिल जाता है। उसके बाद से ब्रिटेन उनके मिशन के बारे में पहले से ही जान जाता है और उनका तोड़ निकाल लेता है। तो देखिए कितना रोचक कहानी है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था तो ब्रिटेन में, इसके पीछे की कहानी इतनी बड़ी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी, और जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। मूवी का नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर आपको फिर देख के बता दूंगा, आप सर्च मारिएगा यूट्यूब में पता चल जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो अक्षर जी जो है जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब 5G का जमाना आ रहा है, 5G वाले फोन चल रहे हैं। 5G का सबसे बड़ा निर्माण करता हुआवेई है, जो कि चाइना कंपनी है, मगर यूरोपीय संघ और अमेरिका और अन्य देशों ने मिलकर के उस 5G को चाइना के 5G को सफल नहीं होने के लिए मिशन चलाया हुआ है। वो खुद से 5G टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए मिशन चलाया हुआ है कि हम चाइना का 5G टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, क्योंकि चाइना अपनी 5G टेक्नोलॉजी के तहत सारे डाटा चोरी करता है, और डाटा आदमी का बहुत सबसे अमूल्य धरोहर है। एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई। जाहिर सी बात है भाई, मैं इसको एक्सप्लेन कर दो। देखिए, एक हटाई जाने, पेन ड्राइव आप लगाते हैं, काम से आप निकाल लेते हैं, तो हटाई जाने वाली बात सही है। द्वितीय के ऊपर प्राथमिक भंडारण इकाई तो कंप्यूटर के अंदर फिक्स है, ये तो आप बाहर से लगा रहे हैं दूसरा भंडारण इकाई जो आपको लेना है कंप्यूटर से, है ना, तो इसलिए द्वितीय भंडारण इकाई। चलिए, माउस है। माउस एक इनपुट डिवाइस आपको पता ही है ना, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब आपको ये बताना है कि इनपुट कौन है। इसलिए क्वेश्चन को देखिए ऐसे घुमा घुमा के पूछता है, तो जो कई बच्चे हैं जो पहले से तैयारी करते हैं उनके लिए सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है, और जो नए नए मैदान में उतरे हैं हमको उनको भी ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, तो उनके लिए सब क्वेश्चन है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब वो इनपुट डिवाइस होगी। तो जाहिर सी बात है कि माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है ना। बाकी प्लॉटर हो गया, प्लॉटर जो बड़े बड़े अब फ्लेक्सी वगैरह देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो प्लॉटर से निकलते हैं। प्रिंटर आपको पता ही जिससे हम प्रिंट निकलवाते हैं, और मॉनिटर आपको पता ही कि जो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर का, तो वो सब मॉनिटर है, तो सब आउटपुट डिवाइस है ना। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है।
तो टच स्क्रीन देखिए, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम मोबाइल जब टच करते हैं तो हमारा काम वो क्रियान्वित होता है, तो टच स्क्रीन आप इनपुट दे रहे हैं, है ना, तो इसलिए टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है कि प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर को बता दिया मैंने कि वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? समझ रहे बात को? इन समूह में से कौन सिर्फ आउटपुट डिवाइस का समूह है वो बताना है आपको। तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, देखिए स्कैन कर रहा है तो भाई वो इनपुट हो जाएगा, प्रिंटर मॉनिटर तो आउटपुट है, ठीक समझ रहा है। कीबोर्ड इंटर है, प्रिंटर आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, तो ये भी खत्म। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, माउस इनपुट है। अब देखिए प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो सही जवाब क्या हो गया? केवल आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। वैसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारी चीज बता दी कि कौन कौन से इनपुट होते हैं। स्कैनर आपका इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है ना, और आपका माउस इनपुट होता है। चलिए बाकी जितने बचे उसमें से आउटपुट डिवाइस हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रयुक्त होती है वो इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड और माउस। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, सबसे अधिक जो प्रयोग होती है इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड है और माउस है, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन थे, दोनों आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 52 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था। तो लगभग 1968 की बात है कि डगलस सी एंजलबर्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक है डगलस सी एंजलबर्ट करके, तो यह नाम याद रखिए। पूछ लेते हैं कि माउस का आविष्कारकर्ता कौन है, तो माउस स आता है, डगलस स आता है, और डगलस सी एंजलबर्ट उनका नाम है साइंटिस्ट का। तो 1968 में उन्होंने जो पहला माउस बनाया था वो बहुत बड़ा था, विशाल आकार का था, और वो लकड़ी से बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो लकड़ी का मैंने बताया ही आपको, और वो बड़ा तो था और बहुत सारी एक समय में बहुत सारी क्रियाओं को समन्वित कर सकता था, उसकी कैपेसिटी बहुत अधिक थी। और जो पहला माउस बना था उसमें केवल एक बटन था, ये भी याद रखिएगा। आजकल माउस में आपके 2 बटन मिलते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए, है ना, एक बाएं तरफ दबाने के लिए, दाएं तरफ के लिए, और बीच में आपके स्क्रॉल के लिए आजकल व्हील भी मिलती है। आजकल आप लेजर माउस का उपयोग करते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। आपको पता है जब भी आप सिस्टम चला रहे हो माउस को लेफ्ट क्लिक को या बाएं क्लिक को आप जैसे 2 बार करते हैं तो वो सूचना सीपीयू में चल जाती है ताकि वो प्रोसेस हो सके, है ना। जैसे आप फाइल ओपन करना 2 बार तो फाइल ओपन हो जाती है, तो सीपीयू उसको ऑन करता है अपने फोल्डर में से निकाल करके, तो सीपीयू में चल जाती है। सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। और जब भी हमको किसी की प्रॉपर्टी ऑन करनी होती है तो हम राइट क्लिक करते हैं, तो वहाँ से उस पर सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी हमारे सामने ऑन हो जाता है, उस पर राइट क्लिक का वो काम है, ठीक है। इसमें हार्ड ड्राइव जो है कि स्टोरेज डिवाइस है, वीडियो कार्ड भी एक स्टोरेज डिवाइस है, डॉक्यूमेंट्स में तो आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो हम उसको लगाते हैं आपकी यूएसबी पोर्ट पर। मगर पहले यूएसबी पोर्ट, आजकल सबसे ज़्यादा यूएसबी पोर्ट यूज़ हो रहे हैं, मगर पहले यूएसबी पोर्ट ना होकर के PS2 6 पिन वाला जो PS2 पोर्ट था इसका उपयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा, कभी ये यूएसबी पोर्ट दिया तो भी आंसर है, और अगर 6 पिन वाला या 6 पिन ना देकर सिर्फ PS2 पोर्ट दिए तो भी उसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, सही जवाब। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो सभी चारों इसका आंसर हो जाएंगे। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? कहने का मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर या ये सब यूज करते हैं तो पुराने कंप्यूटर उसमें से हमको जो भी तोड़ फोड़ जब निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमको ई अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं? तो देखते हैं हम। तो पहला है आपका बेरिलियम। हाँ, बेरिलियम हमको मिलता है क्योंकि कंप्यूटर के निर्माण में इसको भी यूज होता है। कैडमियम भी है, कैडमियम के रॉड का यूज किया जाता है। क्रोमियम भी है जिसको लेयर बनाने में उपयोग किया जाता है। और हेप्टाक्लोर नहीं है। हेप्टाक्लोर क्यों नहीं है? क्योंकि एक कीटाणुनाशक है, तो हेप्टाक्लोर कीटाणुनाशक है तो ई वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, है ना। और पारा का उपयोग किया जाता है, आपको पता ही हो, सीसा, प्लूटोनियम, ये सब के सब आपकी ई वेस्ट है केवल हेप्टाक्लोर को छोड़कर। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 6 और 7, 4 छोड़ देंगे। तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ है। 1, 2, 3, 5 और 6, ठीक है। अब प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है ना, इसलिए उसको नहीं लेंगे, फ्लोरोफॉर्म बोल दिया मैंने। चलिए, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क अर्थात इंटरनेट। सुन में आया बात? तो नेटवर्क का नेटवर्क हम किसको कहते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं।
इंटरनेट को बोलते हैं। ये आपको समझा दूं मैं। इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट तो अब सब जानते हैं इंटरनेट क्या है ना, पूरे विश्व को जोड़ने वाला एक नेटवर्क इंटरनेट। और इंटरनेट क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही जो कॉमन नेटवर्क यूज होता है उसको इंटरनेट बोलते हैं। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक कंपनी के अंदर जो यूज होता है नेटवर्क, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और जब ऐसे ही जब वो एक कंपनी के साथ साथ उससे अधिक 4, 5, 7, 8 कंपनी के बीच जो नेटवर्क का साझा होता है उसको हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। क्योंकि इंट्रा माने इन, एक कंपनी के अंदर, एक्स्ट्रा माने बाहर, तो बाहर जो और कंपनी के साथ साथ उसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। वेब नेट आपको पता ही है, वेब पे जो नेट उपलब्ध होता है उसको वेब नेट कहते हैं, और इंटरनेट आपको पता ही चला गया। चलिए आगे देखते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे धीमी जो इंटरनेट केबल सेवा है वो आपकी है डायल अप सर्विस, है ना। और तो मैं इसको क्रम बताता हूँ मैं आपको। डायल अप सर्विस जो है ये सिर्फ केवल 56 kbps का स्पीड देता है, ठीक है, तो सबसे कम है। इससे समझते हैं केबल मोडेम, ये आपको 512 kbps से लेकर के 20 mbps तक का स्पीड दे देता है। तो डायल अप सर्विस सबसे स्लो, उससे फास्ट आपका केबल मोडेम, इसमें कोएक्सियल वायर को यूज करते हैं। उस सबका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो टेलीफोन लाइन का यूज करके जो इंटरनेट मुहैया कराई जाती है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन रहता है। तो इसमें याद रखिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से इंटरनेट किसके थ्रू दिया जाता है? टेलीफोन लाइन के थ्रू। तो एक और क्वेश्चन बन गया अलग। तो सबसे स्लो डायल अप सर्विस, उससे तेज केबल मोडेम, और सब वो स्पीड आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो गया, है ना। और सबसे अधिक जो हो गया वो लीज्ड लाइन सर्विस हो गई। लीज्ड लाइन मतलब कि पर्टिकुलर सिर्फ उसी काम के लिए, पर्टिकुलर सिर्फ उसी नेटवर्क सप्लाई के लिए, सिर्फ इंटरनेट सप्लाई के लिए जो लाइन बिछाई जाती है उसको लीज लाइन सर्विस कहते हैं। जैसे कि आजकल जो रिलायंस वाले इंटरनेट और एयरटेल वाले जो सबको देते हैं घर घर पे जाकर के आपका ब्रॉडबैंड सर्विस, वो सब इसके अंदर आता है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, प्रथम पृष्ठ जो हम केवल वेबसाइट पे देखते हैं वो होता है उसका गृह पृष्ठ, जिसको हम आम भाषा में होम पेज बोलते हैं। तो याद रखिए गृह पृष्ठ या होम पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। बुकमार्क्स, जब भी आपको कोई वेबसाइट पसंद आए आप अपने फोन में भी ऊपर राइट बिंदु क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा बुकमार्क। अगर आप कोई पसंदीदा साइट जिसको आप तुरंत एक्सेस करना चाहते हैं कभी भी, तो उस साइट पे राइट में 3 बिंदु आएगा, वहां टच कीजिए, उसमें बुकमार्क्स का ऑप्शन होगा। आपके मोबाइल का ही बता रहा हूं मैं, तो उस पर बुकमार्क्स को टच कीजिएगा, वो साइट ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। फिर आप बुकमार्क्स में जाइए, आप उस दिन किस साइट पे गए जो आपको पसंद था, सीधे बुकमार्क्स पर टच कीजिए, सीधा आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे। तो बुकमार्क्स इसका आंसर है, ये हो गया। अर्थात अपने पसंदीदा वेबसाइट पे डायरेक्ट एक्सेस के लिए हम बुक मार्क कर देते हैं, उसको याद रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका प्रयोग करता है, ये तो आपको पता है कि ट्री का प्रयोग करता है, क्योंकि इंटरनेट विस्तार है तो सब नेटवर्क मोबाइल सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो सबसे जो बस उसमें यूज होती है वो ट्री है। और चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि इंटरनेट सिस्टम में जो बस और रिंग ये सब होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में टोपोलॉजी बोलते हैं कंप्यूटर के साइंटिफिक टर्म में। तो समझाता हूँ आप लोगों को। तो इसमें रिंग समझाता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, रिंग टोपोलॉजी का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। ये चारों अगर ऐसे एक रिंग के शेप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई, ठीक है। बस टोपोलॉजी आपकी जब बस के जैसे ये यहाँ एक इंटरनेट उपयोग करता बैठा है, यहाँ एक इंटरनेट उपयोग करता बैठा है, यहाँ के इंटरनेट बस के सीधा सीधा है, तो बस टोपोलॉजी हो गई, आपको ये पता चल गया। दूसरा आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक यहाँ पे इंटरनेट उपयोग करता है, एक यहाँ पे उपयोग करता है, एक यहाँ पे उपयोग करता है, एक यहाँ पे उपयोग करता है, एक वहाँ पे उपयोग करता है, और एक सेंट्रल उपयोग करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सब इंटरनेट टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल उपयोग करता है, जिसके फेल होने पर बाकी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो वो आपका स्टार टोपोलॉजी है। और ये ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो स्टार की तरफ फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसकी स्टार टोपोलॉजी। और सबसे लास्ट जो कि इंटरनेट में उपयोग होता है कि कोई किसी से भी कनेक्शन में जुड़ा हो सकता है, वो आपका ट्री टोपोलॉजी होता है। तो ये 3 मैंने आपको बता दिया, आते हैं ट्री टोपोलॉजी पे। तो इसको क्लियर करता हूँ पहले आप लोगों के लिए, तो पूरा समझाता हूँ ट्री टोपोलॉजी। मान लीजिए कि ये इंटरनेट उपयोग करता है, इससे ऐसा निकला, यहाँ पे एक उपयोग करता निकला, इससे निकला, यहाँ पे इससे एक उपयोग करता निकला, इससे एक और निकला, यहाँ पे एक उपयोग करता निकला, इससे फिर एक निकल गया, यहाँ पे एक उपयोग करता निकल गया, यहाँ पर ये पूरा ट्री की जैसे पूरा फैले रहता है। किसी से कोई भी इंटरनेट उपयोग करता कहीं से भी निकल सकता है, और सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
ऐसा करके मतलब जितने भी इंटरनेट उपयोग करते हैं सब आपस में जुड़े रहते हैं, सब विस्तारित जो कि वर्ल्ड में उपयोग होता है, जिसको हम खासकर इंटरनेट बोलते हैं, वो ट्री टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ऐसे ही इसको टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा इंटरनेट टोपोलॉजी नहीं है, उसमें आपको ये नाम दे देगा, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और कुछ और एक नाम दे देगा भ्रमित करने के लिए। तो याद रखिएगा, मैंने चारों जो बताया है, चारों चित्र समझाया है, तो ये होता है इस तरीके से। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको कंप्यूटर का मैंने तो दे दिया है, और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को कंप्यूटर का थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम समझा दूं, जो बेसिक जो नए नए लोग हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, तो उसका समझा देता हूं मैं आप लोगों को। क्लियर? तो ये जो एक कंप्यूटर अभी हम रनिंग करते हैं तो एक ऐसा डिस्प्ले होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। जो नए हैं उनको लोगों को समझाने के लिए, जिन्होंने कभी इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं पड़ा है। और इसके नीचे समझ लीजिए सीपीयू लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं माइंड, दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग बोलेंगे तो ये होता है। ठीक है, और सीपीयू के अंतर्गत एक बोर्ड ऐसा लगा होता है जिसमें बहुत सारी चीज फिट होते हैं, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अर्थात अगर पूरा सीपीयू जो है, अगर वो माइंड दिमाग है, तो मदरबोर्ड जो है ये दिल होता है, हार्ट होता है, कंप्यूटर का हार्ट होता है। ठीक है, और इसी से जुड़े रहेंगे कनेक्शन करके यहाँ पर आपके कीबोर्ड, जिसमें आपको बहुत सारे बटन रहेंगे। ठीक है, और इसी से जुड़े रहेंगे आपके यहाँ पे माउस। ठीक है, माउस हो गया आपका। तो आपको बेसिक कंप्यूटर में ये चीज़ें होती हैं। और फिर इसी में एक जैसे बिजली का भी गोल हो गया, तो उसमें यूपीएस एक होता है डब्बा जैसा, जो कि बैटरी होता है, समान इन्वर्टर की तरह है कि लाइट गोल हो गया तो उसमें जो डाटा है वो इरेज मत हो जाए करके यूपीएस होता है, जो कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है, जो कि लाइट गोल होने पर कंप्यूटर को बिजली सप्लाई देता है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है। तो ये समझिए। और इसी से एक जुड़ा होता है सीपीयू से ही प्रिंटर जुड़ा होता है, जिससे आप प्रिंट निकालते हैं, है ना, हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, तो ये प्रिंटर हो गया। तो आप समझ गए, इससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और इसमें रैम और रोम करके दो मेमोरी होते हैं, एक रैम और एक रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर चालू करते समय जहाँ से पूरा उसका जो ब्राउजर है वो पूरा प्रोसेस करता है, जो उसमें डला रहता है, तो वो रीड ओनली मेमोरी पे इंस्टॉल्ड होता है। और ये परमानेंट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मतलब इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, कोई डाटा डाल नहीं सकते, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर जब अपने काम कर रहा है तो उस समय वर्किंग प्रोफाइल के समय हम जो भी इसमें काम कर रहे हैं, तो जिस समय वो अस्थायी तौर पर जहाँ सेव होते रहता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब भी आप उसमें लिखने काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वो जिस समय जो डाटा आप डाल रहे हैं वो जहाँ सेव होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और जब भी लाइट गोल हो जाती है तो इसमें जो डाटा आपने लिखा है सेव नहीं किया है, तो वो उड़ जाएगी डाटा, वो सेव नहीं होगी। जबकि रीड वाली मेमोरी में सब चीज़, ये परमानेंट स्थायी मेमोरी होता है, इसका डाटा कभी इरेज नहीं होता है। ठीक है, और ये स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें डाटा उड़ जाता है, इसमें डाटा नहीं उड़ता है। ऐसा थोड़ा सा नॉलेज आपको दे दिया मैंने। और अब हम यहीं पे कंप्यूटर क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।